अस्सलामुअलैकुम। मेरा निका मुंडा है, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। मैं मुर्गी मछली बड़ा गोश्त बकरे का काम करता है। हूँ नैट ते नहाना है, तुसी भी नहाना ते आइयो दफा हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। मैं ये काम करता हूँ गाड़ियों का टायर का। मेरा नाम बैतुलरहमान है, मैं बिरयानी का काम करता हूँ। मेरी उम्र 7 साल है। ये देखो मैं बिरयानी का काम करता हूँ। फुल 150 की, फुल 200 की। हमारे नेट पे एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर के जालमाना शिकंजे में फंसे हुए हैं। 15 लाख तो ऐसे भी हैं जिनका कोई घर या ठिकाना नहीं है। इनका जीना और मरना सड़क है। आपको हर दूसरी दुकान और हर दूसरे घर में ये बच्चे अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारते हुए नजर आएंगे। इस माशरे का ये वो बदकिस्मत पहलू है जो हमने कड़वे घूंट की तरह निगल लिया है। उस्मान 11 साल का है। उसके ख़ानदान में हुए एक सानहे ने उसे इस छोटी सी उम्र में स्कूल छोड़कर पैसे कमाने पे मजबूर कर दिया। मेरे पापा ने क्या हुआ उन्हें? वो नशा करते थे, उनकी डेथ हो गई। कहाँ रहते हो? न्याजी अदे। घर में कोई बड़ा नहीं है? नहीं, एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक मैं हूँ, एक मेरी वालदा है। स्कूल जाते थे? हाँ, पहले स्कूल जाता था, अब नहीं जाता। कब छोड़ा? साल हो गया। किसने कहा था सीधे में? मम्मा ने। अम्मा ने कहा था? हाँ, क्या कहते? मम्मा ने मुझे कहा था बेटा तुम कोई काम ही कर लो, और घर का तो रोटी तो फिर खानी है। फिर मैंने फिर ये काम कर लिया। उस्मान से कुछ फासले पर हमारी मुलाकात अब्दुल मनान से हुई, जिसकी कहानी भी उस्मान से कुछ फ़र्क नहीं थी। तो घर पे और बड़ा नहीं है कमाने वाला? नहीं, मेरे वाल साहब फोत हो गए हैं 2 साल पहले, तो अब मैं ये बेचता हूँ और घर जाकर खाना पूरा करते हैं बस। आपकी उम्र क्या है? 13 साल। किसने मशवरा दिया था कि आप बेचें जाके? मेरी मम्मा ने कहा था कुछ काम कर लो बेच के। फिर वहाँ पे एक लड़का ये बनाता था, उससे हम खरीदते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। ऐसा ये मोस्ट अनडिस्कस्ड और नेग्लेक्टेड एरिया है। इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके ऊपर हम अपनी एनालिसिस को बेस कर सकें। तो जो थोड़ा बहुत डेटा हमें मुयस्सर है उसमें यही देखने में आया कि 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो बच्चे जो कि शाम को घर चले जाते हैं, और एक वो बच्चे या वो सेगमेंट ऑफ द चिल्ड्रन जो कि सड़क पर ही रात गुजारते हैं, यानी उनका कोई घर नहीं है। इन बच्चों की जिंदगियों को करीब से समझने और इनका इस अलमियत से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स से बात करने की ज़रूरत थी जिसका बचपन भी इन्हीं की तरह मेहनत मजदूरी में गुजरा हो, बशर्तिया कि उसने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने लिए रास्ता बना लिया हो। And I know the hardships and like the barriers they have to face, and I'm there to empower them. मोहम्मद साबिर लाहौर में इन्हीं बच्चों के लिए स्लम आबाद के नाम से एक फ्लाई स्कूल चलाते हैं। इनका बचपन कूड़ा उठाने और भीख मांगने से शुरू हुआ। और मेरे बचपन में आगाज हुआ कूड़ा उठाने से और भीख मांगने से। तो आई यूज्ड टू गो एंड पिक गार्बेज एंड आई यूज्ड टू सेल इट ऑफ एंड मेरी दुनिया यही थी कि मैं डिफरेंट मार्केटों में जाता था, ये कूड़ा उठाता था, टिन उठाता था, बोतलें उठाता था और ये करता था और बेचता था और ये होता था। लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ना एक मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ने भेज दिया। एंड आई थिंक रीडिंग दैट कुरान इन अरेबिक वाज द वन ऑफ द नाउ आई कैन से दैट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेटिव एंड डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ एक्चुअली। तो मुझे फील हुआ कि आई कैन डू समथिंग एल्स देन पिकिंग गार्बेज एक्चुअली और बेगिंग ऑन द स्ट्रीट। ये लाहौर का शेरपाव फ्लाईओवर है जो रेल की पटरियों के ऊपर से गुजरता हुआ
जेल रोड को कैंट एरिया से जोड़ता है। इस फ्लाईओवर का एक गैर रस्मी मकसद भी है। इसके नीचे बसने वाले झुग्गियों के लिए ये छत और छांव का काम करता है। बगैर किसी बुनियादी सहूलियात के ये लोग कदीमी अंदाज से ज़िंदगी बसर करते हैं। लकड़ियाँ जलाकर अपना चूल्हा जलाते हैं और अपना खाना जमा करने के लिए सड़कों पर इन्हसार करते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे जब चलना सीखते हैं तो इन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात आसिफ से हुई। आसिफ की बीवी हामला है और कुछ माह बाद इसके यहाँ औलाद होने वाली है। सारे दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे कंट्रोल करके ये जो असलियत इनको जो इदारे बने हुए हैं या तो इनको पढ़ाएं तो या इनको वैसे ही ले जाएं। इनके ये तो आपके अपने बच्चे हैं, आप कैसे तो कह रहे हैं? हम ऐसे कह रहे हैं कि ये कचरा उठाते हैं सारा दिन, वो लोफर परिंदों जानवरों की तरह घूमते हैं। यहाँ की इनको तरबियत है ना, कोई बिस्मिल्लाह शरीफ ना अल्हम्द शरीफ, ना कोई कलमा नमाज रोज़ा, ना कोई अरबी अंग्रेज़ी, कोई कुछ इनको पता ही नहीं है। बच्चों के बगैर रह लेंगे आप? ये लोग रह लेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? कोई माँ बाप तो नहीं। ऐसे ही तो ये बच्चे सारा दिन मंगवाने के लिए भेजते हैं, या मांग के लाओ या कचरा उठा के लाओ या कोई ऐसे काम करके लाओ। ये पता नहीं इनका ये पैसे करते क्या है ये लोग बच्चों के कमा के। आपने अपना एक काइंड ऑफ सरप्राइज़ का इजहार किया है कि अपने बच्चे को कोई क्यों कहेगा कि आप ले जाएं, तो उसमें भी आपने उनका जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है वो ज़रूर देखनी है। वो ये है कि जब आपका बच्चा है और बच्चा किस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहा है और वो अपने बच्चे को वो सब कुछ देने में नाकाम है जो कि वो बच्चा डिज़र्व करता है, तो ये उस बाप की हेल्पलेसनेस को मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप किसी भी कॉस्ट पे मेरा बच्चा चाहे मुझसे दूर हो जाए बट एक अच्छी लिविंग कंडीशन में जाए, क्योंकि उसका हक बनता है। तो जब हम ऐसे स्कूल्स में रिसर्च करते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट स्कूल्स होते हैं और वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे होते हैं, तो उनको भी यही रेजिस्टेंस सामने में आती है कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे वो अपनी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल प्रोटेक्शन ले सके। तो उस पढ़ाई का उसे कोई मीनिंग नज़र नहीं आता जो उसे 20 साल बाद इस काबिल बनाएगी कि वो नौकरी करे और पैसे कमाए। Have there been any success stories in your journey in teaching? मतलब कोई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के आपसे यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद they have made their lives? Yeah, there are kids who have done that, but mostly उनके साथ चैलेंज होता है। अब एक बहुत बड़ा स्केप होता है, मतलब कि जिस तरह की हमारी कम्युनिटी थी ना, उनमें एक और बहुत इशू, जिसमें चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली I don't want to talk about negative about my community, मगर उसमें कुछ चीज़ें which are थोड़ी सी नेगेटिव हैं। मोस्टली पेरेंट अपने बच्चों को बात कर मशीन समझते हैं पैसे कमाने की। और एक और डायमेंशन भी इसको है, आप देखेंगे कि ये जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ट्रैवल करती है। अगर आपके फोर फादर्स भी अंडर प्रिविलेज्ड थे, आपके फोर फादर्स भी स्ट्रीट चिल्ड्रन ही में से कुछ निकले थे, तो ये तो एक बड़ी इनहेरेंट साइकी है जो कि वो अपने उस सोशो इकोनॉमिक पैराडाइम को बदलने के ऊपर उनकी कोई इख्तियार नहीं है। उनके अपने दिल की ख्वाहिश है, उनके अपने दिल की इच्छा है, अपने दिल की वो है, फ्रीडम है, वो क्या करना चाहते हैं। मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ मगर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना मैं किसी को ट्रैक बना कर बचा सकता कि उस बंदे ने मेरी चॉइस का बंदा बनना है। देखिए फियर्स जो है ना वो, और जो साइकोलॉजिकल आपका लैंडस्केप होता है, ये हम इसके साथ पैदा होते हैं। और आज की रिसर्च ये कहती है कि एक बच्चा जो है वो क्लीन से स्लेट के तौर पे पैदा नहीं होता, वो 400 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के साथ पैदा होता है, विच मीन्स वो 400 पैटर्न्स उसके अपने तो नहीं है ना, वो उसके फोर फादर्स के ही हैं। वो बैटल्स जो उनके बड़े दादा और फैमिली के पैटर्नल और मैटरनल साइड लड़ते रहे हैं सारी ज़िंदगी, वो भी उन्हीं बैटल्स के साथ आ रहा है। और वो जब अपने इन्वायरमेंट में देखता है कि ये मेरा इन्वायरमेंट जो है इसको मैं कैसे कॉम्प्रीहेंड करूं, तो वो वही पुराने पैटर्न्स जो हैं वो अपने उसके फियर्स उसको टेक ओवर कर जाते हैं। तो कई दफ़ा ऐसी भी केस स्टडीज़ हुई हैं कि जहाँ पर आप बच्चों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर इन्वायरमेंट, बट वो फिर भी उसी तरह स्लाइड बैक कर जाते हैं अपने उसी ओल्ड विजन के साथ। शायर पंजाबी के बाबा नजमी उनका नाम है, मैं तो उनका एक शेर अपने दिल में याद रखता हूँ। बेहिम्मते ने जेड़े बह के रोना रोन मुकदरां दा, उगन आले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा।
तो यू हैव टू डू दैट एंड डेफिनेटली थिंग्स आर ऑलवेज हार्ड, थिंग्स आर ऑलवेज डिप्रेसिव, बट आपको अपने लिए मतलब कि आपकी उम्मीद की होती है और एक उम्मीद की खुशी आपको लेकर चलनी होती है एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू इग्नाइट इन दोज किड्स एक्चुअली। याद रहे कि चाइल्ड लेबर में मुशक्क़त के मुख्तलिफ दर्जात हैं और कुछ बच्चे इस मुसीबत की उस सतह पर हैं जहां इन्हें तालीम व तख़य्युल तो दूर, कुछ लम्हों की फुर्सत के लिए भी अपने मालकान की इजाज़त लेनी पड़ती है। आपका नाम क्या है? फातिमा, क्या उम्र है आपकी? 10 साल। फातिमा 6 साल की थी जब इनके बाप ने इन्हें और इनकी बड़ी बहन को शहर काम करने के लिए भेज दिया था, इस वादे के साथ कि 2 साल काम करने के बाद वो इन्हें वापस ले आएगा। कितनी देर का कहा था उन्होंने? 2 साल का। तो कितने हो गए हैं? 4 साल। आपने अब्बू को कहा नहीं कि अब 2 साल बात गुजर नहीं गए? हुई अभी तक, बात नहीं हुई अभी तक। आपकी बहन भाई काम करते हैं? भाई की तरफ थी, वो चली गई है। आपकी बहन काम करती थी? जी, तो किधर चली गई है वो? मुझे नहीं पता। बताओ ना, सारा बताओ। पापा कह रहे थे इसको घर जाके गुर्दा बेचना है। गुर्दा बेचना है उसका? जी, पहले किस किसका बेचा उन्होंने? मम्मा का, बाबा ने अपना बेचा है और बस। और अब बहन का बेचा है? पता नहीं अभी, लेके इसलिए गए हैं? पता नहीं अभी तो कह रहे थे। बाप आखिर आया ज़रूर, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपनी बेटियों को वापस ले जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि फातिमा की बड़ी बहन बालिग हो गई थी और इनके बाप को अपने घर वालों के गुर्दे बेचकर आसान कमाई करने की आदत पड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? करण, कहाँ से आए हो? बड़ा माना वाला। कब आए हो? मुझे 2 साल हो चले। किसने भेजा? मम्मा पापा ने। क्यों, क्या कहते हैं? कह रहे थे कोठी में जाना है। कोठी में जाना है? हाँ जी, क्या करना है? काम। तुमने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है। फातिमा और करण जैसे बच्चों के माँ बाप इन्हें एक भारी इब्तदाई रकम वसूल करने के बाद मालकान के हवाले कर देते हैं। इन बच्चों को एक माकूल सी माहाना रकम दी जाती है और वो भी इनके माँ बाप ले जाते हैं। तनख्वाह कितनी है? 7,000। क्या करते हो उसका? मम्मा पापा ले जाते हैं। वापस गांव ले जाते हैं? हाँ जी। इधर आते हैं लेने? नहीं, इधर से भेज देते हैं? इधर से भेज देते। तो भी ईद आ रही है, हाँ ईद जी। पे जाना है वापस? पता नहीं, कैसे पता चलेगा? पता कौन नहीं, बताएगा? पता नहीं, अम्मा पापा आएंगे मिलने? पता नहीं। अगर इस पूरे अमल पर गौर किया जाए तो ये जहालत के उस दौर से ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आता जहाँ ग़ुलामों को ख़रीद कर इन्हें अपनी मलकियत बना लिया जाता था। ये वाक़यात आपको कराची में भी मिलेंगे, ये लाहौर में भी मिलेंगे और दूसरे भी आपको बड़े शहरों के अंदर मिलेंगे जहाँ पर बच्चों को घरों में मुलाजमत के तौर पर रखा जाता है। ये ग़ुलामी की एक जदीद शक्ल है जिसमें आप किसी पिंप को या उनके वालिदैन को चंद पैसे दे देते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को अपने घर में लाकर अपनी मर्ज़ी से उनको इस्तेमाल करते हैं। उन बच्चों के ऊपर ना तो लेबर लॉ अप्लाई होता है, उनके कोई डिफाइंड लेबर आवर्स नहीं है कि वो कितने घंटे काम करेंगे। वो सुबह आपके बच्चों के उठने से पहले काम कर शुरू करते हैं और रात को आपके बच्चों के सोने के बाद वो जाकर किसी कोने खदरे में, किसी सीढ़ी के नीचे, किसी स्टोर के अंदर जाकर सोते हैं।
वो 24 घंटे के आपके गुलाम होते हैं। अगर हम उस बच्चे की साइकी को डाइसेक्ट करें और उसके अंदर से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी निकलेगा, उसमें लो सेल्फ इस्टीम भी निकलेगी, उसके अंदर हो सकता है फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट निकलेगी, उसके अंदर सोसाइटी के अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा अनजस्ट होने का, लेफ़्ट आउट होने की फीलिंग निकलेगी। और आप अपनी ही उम्र के बच्चों को वो तैयार करके स्कूल भेज देते हैं और उनके लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और उनको वो फीड करने का इंतजाम कर रहे होते हैं। आप होटलों के अंदर देखते हैं कि जब अपने बच्चों के लिए वो खाना ऑर्डर करते हैं ऐसे अफराद, तो उनका मुंह दूसरी साइड पर करवा कर उनको बिठा देते हैं और उनके लिए उनको साथ में खाना भी शेयर करवाना पसंद नहीं करते। और आप यही देखते हैं कि ये क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ऐसे बच्चों को माइल करता है, क्योंकि जब बच्चा देखता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों इस तरह के सोशो इकोनॉमिक सेटअप में आ गई हूँ या आ गया हूँ, तो वो फिर अपनी तरह से कोप अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके अंदर आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कोई चीज़ छीन कर या कोई चीज़ चोरी करके ये फ़ौरन से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हासिल करते हैं। Whatever they're susceptible to, they are petty, like they can petty thief, petty drug pusher. I was reading another column by Yasser, फील आता कि थोड़े बड़े धोखेबाज, फ्रॉडी, you know, like हो सकते हैं। कमजोरी के इन लम्हात में की गई गलतियों की सजा इन बच्चों को कई बार अपनी जान से चुकानी पड़ जाती है। कह लें कि ख़तरनाक किस्म का शोबा है। पाकिस्तान में कोई और ऐसा शोबा ख़तरनाक नहीं है जिसके अंदर बच्चों की डेथ रिपोर्ट हुई हो। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ जो रिपोर्ट हुई हैं वो इसी शोबे के अंदर हुई हैं। 100 से ज़ायद बच्चे, लाहौर के अंदर एक केस हुआ था, शाज़िया मसीह केस 2009-10 के करीब, तो उस केस से लेकर अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चों की डेथ रिपोर्ट हुई हैं। 2 साल पहले वाली जो बड़ी थी उसमें 2 बच्चों की डेथ लाहौर के डिफेंस के इलाके में हुई थी कि उन्होंने गोश्त निकाल कर बच्चों ने खाया था, वो घर में काम करते थे, उन्होंने एक बच्चे की डेथ होगी और दूसरा बच्चा पता नहीं कितने दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। 2018 में एक सिविल जज और उसकी बीवी ने 10 साला तैयबा पर इस वजह से तशद्दुद किया क्योंकि उसने एक झाड़ू घुमा दिया था। जब वो इदारों को मिली तो उसके चेहरे पर मार और जिस्म पर जले के निशान थे। 2019 में 16 साला अज़मा बीबी का 3 औरतों ने सिर्फ इसलिए गला घोंट कर मार दिया क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया था। 2020 में 8 साला जोहरा शाह को मार मार कर कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने अपने मालिक के तोतों को आज़ाद कर दिया था। 2023 में एक सिविल जज की बीवी ने अपने घर में काम करने वाली रिजवाना पर चोरी के शक की बुनियाद पर शदीद तशद्दुद किया। ये सिर्फ चंद बड़े केस हैं जिन्हें मीडिया पर उजागर किया गया। अक्सरियत केसों को कोई तवज्जो नहीं मिलती और उनकी एक बड़ी तादाद को रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। एक अच्छी पॉजिटिव बात ये हुई थी कि डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019 में पास किया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो डोमेस्टिक वर्क है, जो घरों में घरेलू मुलाजमीन है, इनको रेगुलराइज किया जाए। उस लॉ के अंदर डिफाइन किया गया था कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो घरों में काम नहीं करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि हर चौथे घर के अंदर, स्टडीज़ कहती हैं कि हर चौथे घर के अंदर डोमेस्टिक वर्कर्स मौजूद हैं और उसमें ज़्यादातर तादाद कम उम्र बच्चों की है। सवाल ये है कि कानून मौजूद होने के बावजूद भी कोई रोकथाम के अमल देखने को क्यों नहीं मिलते। वो लॉ उस तरीके से नहीं है कि आप हेल्प 15 पे कॉल करके कहेंगे कि फलां घर में काम हो रहा है तो आप जो है वो आकर तो वो मदद कर दें। वो लॉ इस किस्म का नहीं है। वो लेबर लॉ है जिसके तक जो है वो लेबर इंस्पेक्टर ने कॉग्निजेंस लेनी है। अब पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर तो लेबर इंस्पेक्टर इतनी थोड़ी और कम तादाद में है कि वो फैक्ट्रियाँ और दुकानें ही देख लें तो बड़ी बात है। वो वहाँ पर भी नहीं जा सकते, उनकी तादाद इतनी कम है। तो वो घरों के अंदर जाकर वो मॉनिटरिंग करेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी के घर में कोई बच्चा काम ना करे। आज पाकिस्तान में बहुत से हिफाजती कवानीन मौजूद हैं, लेकिन सन 2000 से कबल तो इस मामले को इतने वसी पैमाने पर तस्लीम भी नहीं किया जाता था। सन 1999 की ठंडी दिसंबर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पंजाब पुलिस को एक ख़त मौसूल होता है। ये ख़त एक जावेद इकबाल नामी शख्स ने लिखा। इसमें उसने एतराफ़ किया कि उसने लाहौर की सड़कों पर काम करने और भीख मांगने वाले 100 बच्चों को
बारी बारी करके अगवा किया, उनके साथ जिनसी ज्यादती की, फिर एक चेन के साथ उनका गला घोंटकर इन्हें मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इनकी लाशों के टुकड़े किए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हल करके दरियाए रावी में बहा दिए। वो सारे के सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन थे जिनको मारने के बाद उसने तेज़ाब के अंदर उनको डाइल्यूट किया और ख़त्म कर दिया और फिर कन्फेशन किया। और फिर लोगों को पता चला जब उसने खुद ये चीज़ यहाँ की, अदरवाइज़ तो किसी को पता भी नहीं चला कि वो बच्चे कहाँ पे गए। 100 अफराद कत्ल कर दिए गए, 100 जानें ले ली गई और किसी को पता भी नहीं था कि वो बच्चे कहाँ पर गए। उस खत ने पाकिस्तान की रगों में एक नाकाबिले यकीन और हैरत की लहर दौड़ा दी। इस वाक़े ने कानून साजों को भी मुतहर्रिक कर दिया और बच्चों के हिफाजती कवानीन मुतारफ़ करवाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ स्टडीज़ आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ अदारों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 2004 के अंदर पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 पास हुआ। 2010 के अंदर KP में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट पास हुआ। सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2011 पास हुआ। 2016 में बलूचिस्तान का लॉ जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड पास हुआ। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन का लॉ पास हुआ। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में जो पास हुआ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी भर्ती हो गए, सेंटर्स भी बनाए गए मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी आज चाइल्ड लेबर की तादाद अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। आईने पाकिस्तान कहता है कि आर्टिकल 25A के अंदर के 16 साल तक की उम्र का हर बच्चा जो है वो स्कूल में होगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो एक्ट इसीलिए पास किए गए थे कि हर बच्चा जिसकी उम्र 16 साल है वो कम से कम तालीम जो है वो हासिल करेगा एट द स्टेट एक्सपेंस, रियासत के खर्चे के ऊपर वो जो है वो एजुकेशन हासिल करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उन जो एजुकेशन के लॉज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, अगर उन लॉज को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन की इस प्रोविजन के मुताबिक है, जिसके तहत तालीम हर बच्चे का हक है, तो मेरा ख्याल है ना स्ट्रीट चिल्ड्रन का प्रॉब्लम रहेगा और ना ही चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम रहेगा। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर प्रायोरिटी जो है वो बच्चे होंगे, लेकिन बच्चों का तो वोट ही नहीं होता। जब वोट नहीं होता इसलिए प्रायोरिटी बच्चे कभी भी नहीं रहते। डू यू थिंक कि सोसाइटी एक तरह से नम हो चुकी है? वेरी स्वीपिंग स्वीपिंग एंड जनरल स्टेटमेंट। I think no society is numb actually. And I think every society has its consciousness and its moral barometer. और I think ये society भी नाम बनी हुई है and I think it would say ये तो बहुत ही मायूसी वाली बात होगी। I think ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें होती रही हैं, but no society can be just changed with a magical wand. आप उसे वो नहीं कर सकते। You have to work with the society. शायद ठीक कहता है साबिर, बेहिसी और मायूसी कबूल कर लेना हार मान लेने जैसा है। ये बच्चे जिन्हें छोटी सी उम्र में ही जिंदगी की कमान संभालनी पड़ जाती है, एक छोटा सा मौका मिलने पर ही अपने बचपन में वापस कूद पड़ते हैं। और पाकिस्तान के इन 1 करोड़ बच्चों को शायद ऐसे ही एक मौके का इंतज़ार है जो इनका बचपन वापस उनके हवाले कर दे।